कुछ हलचल मची हुई है। फिर इस पे आ जाना। तो ये तमाम जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के ये नतीजे सामने आ रहे हैं, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं पल्लवी, आप देखिएगा कि इस तरीके से जेडीयू बाजी मारती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में ही एक दिलचस्प टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से जेडीयू 71 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 69 सीटों पर, आरजेडी 43 सीटों पर, चिराग पासवान की एलजेपी आर 17 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, सीपीआई माले 5 पर, जीतन राम मांझी की हम 4 पर और अन्य और इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर ये अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे नतीजे अपने चरम पर पहुंच रहे हैं और तमाम हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए जय भगवान गोयल हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके के ये नतीजे अभी तक, रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी ये नतीजे नहीं है एग्जैक्ट, और रुझानों में हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही जब से बैलेट खुला और ईवीएम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। अभी तक के जो रुझान है, एक चर्चा थी बिहार में कि इस बार बड़ा भाई कौन बनेगा, बीजेपी और जेडीयू में, क्योंकि जब आप देखेंगे सीट बंटवारा हुआ तो 101 और 101 सीटें दोनों को मिली। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं, जेडीयू 71 पर और भारतीय जनता पार्टी 69 पर, तो जेडीयू बाजी मारती दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, जो एनडीए का सारा दल है जी, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है जी। लक्ष्य ये था कि बिहार में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है जी। एनडीए ने चुनाव लड़ा, बिहार में नेता थे नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय नेता हमारे मोदी जी, और बिहार की जनता ने जो रुझान आ रहे हैं जी, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि बिहार की जनता फिर से एनडीए के नेतृत्व में जी सरकार बनाने के लिए अपना पूरा जनादेश दे रही है जी। ऊत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, तो रुझानों से नजर आ रहा है कि वहाँ की बिहार की। आपको मैं अपडेट करूं अगर, जय भगवान गोयल जी, 72 बीजेपी, 71 जेडीयू और एलजेपी के 18 एलजेपी आर के और इसके अलावा हम के 4। तो अगर हम देखेंगे तो एनडीए अभी तक के रुझानों में 150 सीटों को पार करते हुए दिख रही है। और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी एनडीए के लिए। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से तमाम धमकियां दी गई कि अगर नतीजे उलट हुए तो नेपाल के जैसा बिहार का हश्र हो जाएगा, तमाम हमने धमकियां आरजेडी की तरफ से सुनी थी। देखिए, जब आदमी हारने की तरफ जाता है जी तो हताशा में आता है जी। ये चुनाव के नतीजे आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले आरजेडी के लोगों को, नेताओं को पता लग गया था कि वो हम हार रहे हैं, उन्होंने धमकियां देनी चालू कर दी। मगर अब धमकियां सुनने वाला, धमकियां देने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो कुछ होना था वो तो मतपेटियों में बंद हो चुका है, जनता जनादेश दे चुकी है जी। और इन धमकियों का जो ठोकी है, कोरी धमकियां हैं, इनका देश की जनता पे, बिहार की जनता पे कोई असर ना हुआ है ना होगा, क्योंकि देश की जनता, बिहार की जनता विकास चाहती है। और ये जो वहाँ पर इतना बड़ा जनादेश नजर आ रहा है, ये जो बिहार में जो विकास किया गया है, खास करके जो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने पूरी एकजुटता के साथ वहाँ पर एनडीए को सपोर्ट किया है। मोदी जी का विजन है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को मजबूत करना है। उसी के चलते नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल पहले शराबबंदी करके वहाँ की माताओं बहनों को मुक्ति दिलवाई थी, तो वो सब चीजें नजर आ रही हैं और खुल करके लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में। क्या युवाओं ने तेजस्वी यादव को नकार दिया? ये बड़ा सवाल है। जिस तरीके से हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, और अभी जो रुझान है, हालांकि अभी ये एग्जैक्ट नतीजे नहीं है, नतीजे स्टेबल होने में अभी, क्योंकि शुरुआत में कई जगहों पर 2 राउंड की, कई जगहों पर 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, और कई ऐसी सीटें हैं गोयल जी जहां पर 28 राउंड, 30 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये जो रुझान है, अगर वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो क्या युवाओं ने ये समझा जाएगा कि क्या युवा जो मतदाता था, हर घर सरकारी नौकरी देने का जो तेजस्वी यादव का वादा था, क्या वो फेल हो सकता है? देखिए, ये खोखले वादे बिहार की जनता जान चुकी है। पहले ये लालू जी के टाइम में जी लोगों की भूमि ले लेके नौकरियां दी गई थी,
लालू जी ने चारे का कितना बड़ा घोटाला किया था, वो सब चीजें बिहार की जनता आज भूली नहीं है। और बिहार का हर नौजवान जानता है कि अगर बिहार में विकास हो सकता है, अगर बिहार के लोगों को रोजगार मिल सकते हैं, उनकी सुनी जाएगी बात, तो सिर्फ नीतीश कुमार के और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ही इस काम को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन एक चर्चा हमेशा ये भी रही कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी झटका भी दे सकती है, क्योंकि कई जगहों पर यह चर्चा भी रही कि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया नीतीश कुमार के नाम पर, जिस तरीके से महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान किया, क्योंकि अमित शाह की यह मुहिम भी रही, एक सपना भी है कि बिहार में जो है बिहार भाजपा का मुख्यमंत्री हो। तो नीतीश कुमार को लेकर भी ये हमेशा चर्चा होती रही इस बार चुनाव में। देखिए, ये बात जो भारतीय जनता पार्टी है जी, हमेशा से जो लोग चुन करके आते हैं वो अपना नेता डिसाइड करते हैं जी, उसी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, चीजें तय होती हैं। मगर आरजेडी ने तो, जैसे मोदी जी ने कहा कि कट्टे के बल के ऊपर जबरदस्ती कांग्रेस से कहलवाया कि अगर मुझे आप मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करोगे तो हमारा आपका गठबंधन है। नहीं, हमारा गठबंधन नहीं है। तो मजबूरी में कांग्रेस को ये कहना पड़ा कि तेजस्वी ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। मगर वहाँ के लोगों ने, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने पूरी तरह निकार दिया है, जो रुझान बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन रुझानों की अगर हम बात करें, रुझानों से इतर निकल करके अभी जो तमाम तस्वीर अभी सामने आ रही है, जेडीयू 75 पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 72 पर, आरजेडी 41 पर। ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एलजेपीआर 18 पर, कांग्रेस 7 पर। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से कांग्रेस की बड़ी चर्चा रही, 60 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, लेकिन अभी तक के रुझानों में उसे महज 7 सीटों पर बढ़त बनती दिख रही है। आरजेडी के सहारे बिहार की राजनीति में अपना भविष्य तलाश रही कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस के पास आज नेतृत्व की कमी है जी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कभी कुछ भी बोल देते हैं। इन्होंने इतना बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, जो पूरी तरह फेल हो चुका है जी। और इस बार जो चुनाव हुए हैं बिल्कुल फेयर चुनाव हुए हैं जी। कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी भी पोलिंग बूथ के ऊपर दोबारा से वोटिंग नहीं हुई जी। और मैं समझता हूं इसके लिए हमारे चुनाव कमीशन को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। और बिहार की जनता ने किस मजबूती के साथ, आपको एक अपडेट दे दें, 77 जेडीयू, बीजेपी 73। अगर हम इन दोनों को ही जोड़ लें तो अभी के रुझान में 150 सीट। ये एक बड़ी जो है, आप देखिए, ये दो पार्टियां मिला करके ही 150 सीटों पर। लेकिन आप समझिए कि जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में नजर रहने वाली है। एक बिहार में चर्चा हुई कि अगर कुछ हुआ तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना बिहार में ना भाजपा सरकार बना पाएगी, ना आरजेडी सरकार बना पाएगी। तो बिहार की अभी भी कमान, जो अभी तक के रुझान भी सामने आ रहे हैं, वो नीतीश कुमार के हाथ में, मतलब उनके दोनों हाथों में लड्डू है। वो जिधर भी जाना चाहेंगे मुख्यमंत्री वही बनेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत समझदार नेता हैं जी। उन्होंने एक बार जाकर के वहाँ देख लिया है। 2 बार गए थे और उन्होंने बार बार ये बात कही है। नहीं, 2 बार गए थे। पहली बार में भी उनको गलती का एहसास हुआ, फिर दूसरी बार गए। हालांकि जब तीसरी बार आए हैं तब उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम कभी नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जब जो 2 बार जा सकता है, क्या तीसरी बार संभावना है? देखिए, जो वादे चुनाव में बिहार की जनता के सामने नीतीश कुमार जी ने किए हैं जी, उन वादों को जब भी पूरा किया जा सकता है जब बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी। और हमारे मोदी जी ने जो कमिटमेंट वहाँ के लोगों के सामने जाकर के करी है जी, वो जब ही हो पाएगा जब बिहार में नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में होगा और केंद्र में मोदी जी का, केंद्र का पूरा आशीर्वाद बिहार की जनता को, बिहार की सरकार को मिलेगा, तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, विकास के कार्य होंगे। इन सारी चीजों के बीच कांग्रेस दफ्तर में अब से कुछ घंटों पहले ही एक नारे लगते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो लगातार वोट चोरी का आरोप आप लोगों पर लगता रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरजेडी ने भी आप लोगों को वोट चोर कहा है और कांग्रेस तो लगातार इसे मुहिम बना रही है। कैसे मुकाबला करेंगे इस चीज का आप लोग? मुकाबला तो हो गया है जी। मुकाबला करना है वोटर ने जी, मुकाबला करना है जनता ने। बिहार की जनता ने वोट चोर का जो इनका एक इतना बड़ा नैरेटिव सेट करने का षड्यंत्र था, उसको पूरी तरह फेल कर दिया है। और इतनी बड़ी संख्या में बिहार में 67% लोगों ने आकर पोलिंग की है, वो स्पष्ट हो गया है कि जो ये नैरेटिव सेट करते हैं, जनता अब किसी भर में आने वाली नहीं है। जनता को पता लग चुका है, ये खाली कोई ना कोई गलत नैरेटिव सेट करके लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गोयल जी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात एनडीए ने भी किया, तो उसके बाद से एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दिनों में 2 करोड़ नौकरियों रोजगारों का वादा किया था,
वो तो कई जगह पर नहीं पूरा हुआ। और प्रधानमंत्री ने एक सभा में यहाँ तक कह दिया कि रील बनाने को रोजगार, कह रहे हैं कि आजकल मोबाइल डेटा इतना सस्ता हो गया है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कल को अगर आप लोग 1 करोड़ जो नौकरी और रोजगार का वादा है और कल को आप लोग कह दें कि यार हमने तो डेटा फ्री कर दिया है, अब आप लोग इंस्टाग्राम पर रील बना के पैसे कमा रहे हैं, तो ये भी रोजगार है, तो उन 1 करोड़ में ये तो काउंट नहीं होगा ना, ये अलग है ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार जी अपने मंचों से कहा है कि हमें नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। एमएसएमई के माध्यम से आज बहुत बड़ा योगदान हमारे नौजवानों को नए नए रोजगार करने के लिए किया जा रहा है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, ई रिक्शा, जी आज ई रिक्शा के माध्यम से करोड़ों लोग ई रिक्शा बना करके, ई रिक्शा चला करके अपना धंधा लेकिन मैं वही सवाल है कि क्या नेता का बच्चा ई रिक्शा चलाएगा? क्या बड़े बड़े आपके पार्टी के नेता के बच्चे ई रिक्शा चलाकर रोजगार करेंगे? क्या वो मोबाइल का रील बनाकर रोजगार करेंगे? क्योंकि नेताओं के बच्चों के साथ ये होता है, गोयल जी आपने भी देखा होगा कि आम पार्टी का कार्यकर्ता तो बेचारा धूल छाक रहा है, नेताओं के बच्चे चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं, नेताओं के बच्चे विदेश में जाकर डिग्री लेकर आते हैं और जब जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं उसके बाद से वो राजनीति में आ जाते हैं, पिता के सहारे, माँ के सहारे। तो नेताओं के बच्चे क्या रिक्शा चलाएंगे? देखिए, रिक्शा चलाना, रिक्शा बनाना, रिक्शा बिकवाना, जी आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं, क्या नेता के बच्चा रिक्शा चलाकर रोजगार करेगा? मैं कह रहा हूँ, क्या किसी विधायक का बच्चा रिक्शा चलाकर रोजगार करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, रिक्शा चलाना, रिक्शा बनाना, रिक्शा बिकवाना, ये बहुत से काम हैं। आज इंटेलिजेंस नहीं, आपने फिर मेरी गोयल जी, मैं देखिए चुनावी नतीजों के बीच ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब आप कहते हैं रील बनाना रोजगार है, जब आप कहते हैं रिक्शा चलाना रोजगार है, जब आप पकौड़े चलाना रोजगार है, तो क्या किसी नेता का बच्चा आ करके कहे हमें विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है, हमें सांसद नहीं बनना है, मैं रिक्शा चलाऊंगा, मैं ठेला लगाऊंगा? जैसे हम सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो विद्यालयों की स्थिति बड़ी खराब रही है। कोई भी नेता का बच्चा, कोई भी अफसर का बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाता है। क्या किसी विधायक के बच्चे को आपने देखा सरकारी विद्यालय में पढ़ते हुए? क्या वो प्राइमरी स्कूल में जाता है? क्या किसी आईएएस अधिकारी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है? और छोड़ दीजिए, क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी का बच्चा, जिस शिक्षा विभाग के अधिकारी के अंडर प्राइमरी स्कूल के बच्चे आते हैं, प्राइमरी स्कूल आता है, क्या वो अपने बच्चों को वहां पढ़ाता है? वो तो महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है। तो मैं यही, जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या नेता भी कभी इस तरीके का स्टैंड लेंगे और संदेश देने की कोशिश करेंगे? मैं आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ। जी दीजिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जी, मोदी जी के भाई प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने के समय से राशन की दुकान चला रहे थे। वो आज भी राशन की दुकान ही चला रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं एक आपने गिनाया, मैं आपको बहुत ऐसे उदाहरण गिना दूंगा कि आप ही के पार्टी के तमाम नेताओं के बच्चे किस तरीके से विदेशों में मौज छांक रहे हैं। मैं इस पे अब नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी जो तमाम तस्वीर, जनरल चीजें हैं, जी जनरल चीजें हैं ये। आज के युवाओं का अगर रुझान है विदेशों में जाने का, वो नेताओं के बच्चे नहीं जा रहे, आम लोगों के बच्चे भी जा रहे हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ, पंजाब, हमारा पूरा पंजाब खाली हो चुका है। पंजाब का हर नौजवान का भाव रहता है कि मैं बाहर जाके कोई काम करूं, धंधा करूं। तो ये तो एक आज चल रहा है। नेताओं के बच्चे विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के आकर के यहाँ पे शासन करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर राजनीति कर लेते हैं। लेकिन आपको गोयल जी, 78 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी 73 पर, मतलब जेडीयू बहुत बड़ी भूमिका में। और एक चर्चा भी हो रही थी कि इस बार जेडीयू ने पिछली गलती से सबक लिया, जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछली बार 2020 में जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, और तब आरोप लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था। देखिए, उस वक्त भी आपस में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, बात हुई थी। किसी कारणों से आपस में अच्छा तालमेल नहीं हो